नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया। उन्होंने विपक्ष के बयानों को लेकर कहा कि जिस तरह से विपक्ष जिन शब्दों का प्रयोग पीएम मोदी के लिए कर रहा है वो बेहद ही चिंताजनक है। विपक्ष को इस प्रकार के शब्दों का चयन न करते हुए अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है। समाज में एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है। जैसा कि आज एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि हिंसापूर्ण बिहेवियर को प्रमोट करता है। विपक्ष इस तरह के शब्दों का व्यवहार न करे, अपने शब्दों, अपने राजनीतिक गरिमा को बनाए रखे और अपने शब्दों में, अपने कथन में हर जगह एक संजीदापन, एक संयम रखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश में 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सरकार ने इस वर्ष 36.46 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया था और जिसके स्वापेक्ष वन विभाग ने 36.50 करोड़ पौधारोपण और साथ ही उनके संरक्षण की तैयारी की है। सीएम योगी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एक नए इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ेगा। वृक्षारोपण महाअभियान अब तक गत 7 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 168 करोड़ वृक्षारोपण के पवित्र कार्यक्रम को संपादित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी इन सभी का सर्वे करवाया है, इस सर्वे में हमारे लगभग ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला लें तो 70 से 80% पौधे हमारे अब तक जीवित हैं। इस बार हम लोगों ने इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए 5 जून के लिए जो आह्वान पूरे देशवासियों का किया, उस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश ने जुड़ने का निर्णय लिया और 5 जून के साथ साथ वन महोत्सव के अवसर पर और अब चूंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी जनपदों में हो चुकी है, उन स्थितियों में जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को टारगेट दिया है 36 करोड़ 46 लाख का, उसके लिए 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को एक दिन में अचीव करने के लिए आप सबकी सहभागिता से, जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उसकी कार्य योजना आपके सामने अपर मुख्य सचिव वन और पर्यावरण ने अभी कुछ देर पहले प्रस्तुत भी किया था। हम सब जानते हैं आबादी बढ़ने, अंधाधुंध वनों की कटान से, अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास के कार्यक्रमों ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है और इस पर्यावरण से होने वाले नुकसान के कारण इस बार की गर्मी मुझे लगता है कि वर्षों तक लोगों को याद होगी। हम लोग पहले मानते थे, आज से मुझे याद है 25 साल 30 साल पहले अगर टेम्परेचर 42 तक पहुंचता था तो लोग कहते थे बहुत गर्मी हो गई, और 45-46 भी हमने देखा और इस बार 48 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर को बढ़ते हुए देखा है। हीट वेव को देखा है।
उस दौरान लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे। सामान्य निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने कुछ लोगों को इस हीट वेव में उसके चपेट में आते हुए देखा है। पीड़ा होती थी कि ये पर्यावरण के साथ जो हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ किया है, आज इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। और इसीलिए आज मैंने आवश्यक समझा कि 20 तारीख के इस अभियान के लिए त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों के साथ मैं सीधे संवाद बनाऊं। मैंने गत वर्ष भी बनाया था, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। और इस वर्ष मैं फिर इसलिए आपके साथ संवाद बना रहा हूं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं। आपको पता है, पेड़ की कीमत भी पता है, उसकी उपयोगिता की जानकारी भी है, और साथ साथ ये भी मालूम है कि ये हीट की वेव जो इस बार देखने को मिली थी, वह आने वाले समय में हम अपने प्रयासों से नियंत्रित कर सकें। इसके लिए 20 जुलाई की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। और मेरी आप सबसे अपील होगी, एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के साथ तो हमें जुड़ना ही है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। हमें पेड़ को पर्यावरण के साथ जोड़ देना है। पेड़ बचेगा तो पर्यावरण भी बचेगा। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा, हर एक व्यक्ति को जुड़ना होगा। ये धरती माता केवल कंक्रीट के जंगलों से ही के कारण सुरक्षित नहीं रहने वाली है। याद रखना, हमें इस धरती माता के प्राकृतिक स्वरूप में अधिक से अधिक स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान देना होगा। अगर हम वहां से कुछ ले रहे हैं तो हमें देने की सामर्थ्य भी हमारे पास होनी चाहिए। और इसी के लिए आज आप सबसे मैंने जुड़ने का निश्चय किया है कि जो टारगेट आपके पास है, जितना लक्ष्य आपके लिए है, उस लक्ष्य से अधिक करके उन पेड़ों की सुरक्षा भी करना, उन पेड़ों की सुरक्षा के साथ साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते हुए उसकी फोटोग्राफी लेना और फिर उस फोटोग्राफी को अपलोड भी करना, जिससे पता लग सके कि कहां पे कितना वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आज संपन्न किया है। और अंततः सायंकाल जब ये अभियान संपन्न होगा तब तक हमारे पास पूरे डाटा आ चुके होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितना वृक्षारोपण का लक्ष्य किस विभाग ने और किस जनपद ने अचीव किया है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ एजेंसियों को भी लगाया है, वे इन चीजों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। मेरी अपील होगी, छायादार वृक्ष होंगे, फलदार होंगे, औषधि युक्त होंगे, इमारती लकड़ियों से संबंधित होंगे, जो भी किसी भी कैटेगरी के आप लगा रहे हैं, एक बात देखने की आवश्यकता है। जो विशेषज्ञ हैं, वन विभाग के लोग होंगे, उद्यान विभाग के लोग होंगे, अन्य विशेषज्ञ होंगे, गांव के बहुत सारे लोग हैं जो किसी पद पे नहीं, लेकिन उनको इसकी विशेषज्ञता हासिल होती है। वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि कहां पे कौन से पेड़ उपयोगी हो सकते हैं। हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा होगा, हर जनपद में नदियां हैं, हर जिले में और हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर भी हैं, नगर निकायों में भी अमृत सरोवर भी हैं। नदियों के किनारे हम लगा सकते हैं, व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्जुन, जामुन और ऐसे पेड़ अगर जल के अंदर कुछ देर तक रहते भी हैं, नदी का जलस्तर बढ़ता भी है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इनको कुछ नहीं होता, ये सुरक्षित रहेंगे। हम उन प्रजातियों को चिन्हित करें और फिर उनको अगर लगा करके अगर हम नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में लगा देते हैं तो नदी सुरक्षित होगी, सदा नीरा होगी। हमें इस अभियान के साथ जुड़ना होगा।
उससे ऊपरी तट पर अगर आप पीपल, पाकड़, बरगद इनको लगाएंगे तो जल की मात्रा को बरसात में अपने अंदर सुरक्षित कर लेंगी और गर्मियों में जब आपकी जल की आवश्यकता है उस समय उनके द्वारा जल का अंश भी विसर्जित किया जाता रहेगा, तो वह भी आपके लिए सदा निरा नदियां दे देंगी, सरोवर दे देंगी। ऐसे ही नीम के पेड़ अच्छे लगा सकते हैं। हम कहीं वाटिका स्थापित कर सकते हैं, अलग अलग किसी पौराणिक ऋषि के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर, किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पर, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर, किसी शहीद के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम पर अपने यहां अच्छी वाटिका स्थापित कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। जो कुपोषित परिवार हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना जिन्हें उपलब्ध कराया गया है, अगर इन लोगों को हम सहजन का पेड़ देते हैं और उनके घर में लगा करके उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करते हैं, अगले 4-5 वर्ष में उस सहजन एक बड़ा पेड़ हो जाएगा। सहजन बड़ा होगा तो उसकी फली सब्जी के लिए भी उपयोगी होगी और उस फली को अगर वह परिवार सूप के रूप में भी उपयोग करता है तो कुपोषण को दूर करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है, बहुत उपयोगी होता है। उसकी पत्तियां गाय को खिलाएंगे तो गाय का दूध भी बढ़ेगा और गाय को पौष्टिक आहार उसके बदले स्वयं ही सहजन की पत्तियों से प्राप्त हो जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रकृति के पास जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने कहा था कि नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी मूल, कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। हम उसको थोड़ा टटोले तो, उसको पहचाने तो, और मुझे लगता है कि भारत की ग्राम्य आधारित व्यवस्था इसका सबसे बड़ा पारखी रहा है। और मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ करके हम ऋषि परंपरा को भी स्मरण करें। अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने अपने यहां अलग अलग प्रयोग किए हैं। कहीं पे मियावाकी फॉरेस्ट लग रहा है, कहीं सौमित्र वन लग रहा है, कहीं पर एक पेड़ मां के नाम पे लग रहा है, कहीं पे जो बेटियां पैदा हुई हैं या उन बेटियों के नाम पर एक पेड़ लग रहा है, कहीं अपने किसी महापुरुष के नाम पर लग रहा है। ये सभी चीजें एक स्मृतियों को आगे बढ़ाने और हमें उसको सुरक्षित रखने के कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। मेरी आप सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि पेड़ भी लगाना है, उसको बचाना भी है, और पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ के इस पवित्र अभियान के साथ हम सब जुड़े। 20 जुलाई का जो अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो अकेले ग्राम्य विकास, पंचायती राज और नगर विकास, इनके द्वारा ही 15 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और अकेले वन विभाग के स्तर पर भी लगभग 14.5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। ये बड़ा लक्ष्य है। अगर ये दोनों विभाग ही अगर अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो 30 करोड़ के आसपास पौधे तो हम इसी के साथ लगा देंगे। शेष अन्य तमाम विभाग हैं जिनके द्वारा इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ना है। और उस अभियान के साथ हम लोग, मैं अपने अन्नदाता किसान बंधुओं से भी अपील करूंगा, हमारे ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखगण, ये सभी लोग किसान भी हैं और साथ साथ किसानों के साथ सीधे इनका संबंध भी है। मैं उनसे कहूंगा कि गत वर्ष जो हम लोगों ने कहा था कि खेत में मेड़ और मेड़ में पेड़, इस अभियान के साथ भी हम किसानों को प्रेरित करें। ऐसे कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं जिससे खेती भी हो सकती है और अतिरिक्त आमदनी के लिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहां हो सकते हैं जिसमें हम वृक्षारोपण में सुरक्षा की दृष्टि से
मनरेगा योजना का उपयोग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना का, मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना का भी लाभ हम इन योजनाओं के माध्यम से लेकर के इस कार्यक्रम को अपने गांव में अमृत सरोवर के तट पर ज्यादा भूमि है, नंदन वन, कान्हा वन, सौमित्र वन या अन्य किसी दैवीय विभूति के नाम पर, ऋषि के नाम पर, महापुरुष के नाम पर उन्हें वहां पर वाटिका के रूप में स्थापित करने का काम कर सकते हैं। और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके जिसमें नीम है, सहजन है, आंवला है, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, देसी आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुटेल, बांस, पीपल, पाकड़, बरगद, इन सभी के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो यह अभियान पर्याप्त रूप से आगे बढ़ेगा। इससे सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमारे गांवों में खाली जमीन होगी। देखिए, निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार चला रही है और मैं चाहूंगा कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर भी जो किनारे किनारे खाली जगह है, टी गार्ड के साथ अगर हम वृक्षारोपण वहां पर कर लेते हैं, छायादार वृक्ष लगाते हैं, उसमें खासतौर पर अगर हम सुरक्षित स्थान वहां पे बना करके पहले से उसकी तैयारी कर लें और उसमें अगर हम लोग छायादार वृक्षों को, नीम आदि को प्राथमिकता देते हैं, पाकड़ को लगाते हैं, पाकड़ की तो टहनी भी लग जाती है, अगर हम लगाएंगे वो एक अच्छा पेड़ बन जाएगा। और आप सोचेंगे कि भीषण गर्मियों के दौरान मैं देख रहा था निराश्रित गौआश्रय स्थल पर, भीषण गर्मी में गाय टीन के शेड के नीचे या धूप में रहने के लिए मजबूर थी। अगर हम लोग वहां पे पाकड़ का पेड़ लगा दें 3-4 वर्ष के अंदर वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो एक प्राकृतिक छाया गर्मी में उसे प्राप्त हो जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एनसीओआरडी की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इसके साथ ही राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन MANAS की शुरुआत की और साथ ही MANAS के तहत एक टोल फ्री नंबर 1933 और साथ ही एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और उमंग ऐप होगा ताकि देश के नागरिक नशीली दवाओं के तस्करी पर जानकारी साझा कर सके, नशा मुक्ति और पुनर्वास संबंधित सलाह लेने पर गुमनाम रूप से 24 घंटे एनसीबी से जुड़ सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष से 75 महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 और आशाओं की उड़ान खंड 1 का नई दिल्ली में विमोचन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और सूचना प्रसारण विभाग के सचिव संजय जाजू ने इन पुस्तकों का विमोचन किया। I heartily welcome and greet all of you at the launch ceremony of the first volume of speeches of Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji in Hindi and English, along with these books on the life of the President and Rashtrapati Bhavan. Today we are feeling immense joy and happiness to have your company and precious time. Friends, these 4 books that are going to be launched today by Honorable Sri Shivraj Singh Chauhan ji have been prepared by the Publication Division of the Ministry of Information and Broadcasting. As a leading publishing institution of the Government of India, the Publication Division has been bringing out books on various subjects like public interest, national freedom movement, culture, arts and
literature for the past 8 decades. Every year, the Publication Division compiles selected speeches of the Honorable President, Honorable Vice President, and Honorable Prime Minister and publishes them in the form of a book. These books, published in Indian English, are like authentic documents of their time, which become a medium for the coming generations to know and understand the national issues of the past. मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय मुरुगन जी, आदरणीय संजय जी, राष्ट्रपति भवन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सूचना एवं प्रसारण विभाग के सभी अधिकारीगण और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, और सामने मैं देख रहा हूं भांजे और भांजियों भी बैठे। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए अविस्मरणीय बन जाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की भाषणों के संकलन की किताब के विमोचन का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। लेकिन केवल एक बात मुझे थोड़ी असहज सी लगती है कि इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि कहा जाए। अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए, उसको कहते हैं अतिथि। लेकिन मैं तो तारीख बता के आया हूं। और दूसरे, राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी आपके परिवार का ही सदस्य हूं। अब क्या कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपनी आत्मा जैसा मानो, अपने जैसा मानो। और हम तो, हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले उद्घोषणा की, विशाल हृदय के जो होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। तो आज परिवार मान के आया। और सचमुच में हमारे ऋषियों ने एक बात और कही, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और उसके लिए 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन जब अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं देखता हूं तो ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम उनमें नजर आता है। सरल, सहज, लेकिन संकल्पों की धनी, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता से भरपूर। हम में से हर एक को वो अपनी अभिभावक लगती है। बचपन से हमने जो पढ़ा है उनके बारे में, जो सच है, जो सुना है, एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेकर अपनी प्रतिभा, अपने संकल्प, अपने समर्पण, राष्ट्र प्रेम और गरीबों के प्रति स्नेह, आत्मीयता और उनके कल्याण के भाव से सदैव भरी रही। वो विद्यार्थी के रूप में भी मेधावी रही, शासकीय कर्मचारी के रूप में भी कर्मठता की प्रतीक रही, और जब वो पार्षद बनी तो एक आदर्श पार्षद के रूप में अपने वार्ड की जनता की सेवा उन्होंने की। और जब वो विधानसभा में विधायक बनी तो सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। मंत्री के रूप में उन्होंने अलग छाप छोड़ी, और जब राज्यपाल बनी तो केवल राजभवन में नहीं रही, जनता के, दीनों के, दुखियों के दर्द और तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न सदैव करती रही, और दृढ़ संकल्पों की धनी। अगर सरकार का कोई फैसला ठीक नहीं लगा और लगा कि ये जनजाति, आदिवासियों के हित में नहीं होगा, तो उसको उतनी सहजता से ही
उन्होंने रोकने का भी काम किया। मैं आज फिर उनको प्रणाम करते हुए आज जो लोकार्पित हुई चारों प्रमुख पुस्तक है, सचमुच में इन चारों पुस्तकों की और उनकी विषय वस्तु को जितना मैंने देखा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, ये पुस्तकें सभी आयु वर्ग के पाठकों का राष्ट्रपति भवन और माननीय राष्ट्रपति महोदया से जो जुड़ाव है और प्रगाढ़ करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।